वालों ने पसंद किया था या लव मैरिज थी, ये जानना चाह रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी शादी राजू पाल जी से हमारी बुआ ने कराई है। 4 महीने के बाद सगाई के 4 महीने के बाद शादी हुई है। देखिए एक्चुअली राजू पाल जी की आपको इतिहास जानना है तो राजू पाल जी के बारे में भी आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। गाड़ी बता रहे हैं काफ़ी दूर तक जो है वो 5 किलोमीटर तक दौड़ाया गया था, उसके बाद जो है वो हत्या की गई थी। हाँ देखिए, विधायक जी की हत्या बहुत ही निर्मम की गई और आप समझ लीजिए मतलब इस तरह का दृश्य लोग बताते नहीं है कि इस तरह का दृश्य हम लोग ने जीवन में कभी दोबारा देखा है। मैं नाम दूंगी उनका कि जिन लोगों ने 1 2 3 लोगों ने जिन लोगों ने मतलब मेरे जीवन को एकदम षड्यंत्रमय बना दिया, उनका मैं अपना नार्को टेस्ट कराऊंगी भाई साहब, और मैं 2-3 लोगों का नाम दूंगी, उनका भी नार्को टेस्ट करवाइएगा और तब पूछिएगा। और शायद नार्को टेस्ट होने के बाद जो मेरे मुंह से निकलेगा ना, तो शायद जो जनता जानती नहीं ना, इससे ज़्यादा जनता मेरे ऊपर तरस। रोइए नहीं। समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल को 2 दिन पहले पार्टी से निकाल दिया गया। अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी जारी की, उससे उनको पता चला कि उनको पार्टी से निकाला गया है। कल पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनसे तमाम बातें कहीं। पूजा पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। मैम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और ये जानना चाहेंगे कि आप किस परिवार से आती थी शुरुआत में और आपकी शादी कब हुई है? देखिए मैं बहुत ही मध्यम परिवार से हूँ और रही हूँ, और मेरे पिताजी एक छोटी मोटी दुकान लगाते थे और एकदम मतलब एक कह लीजिए एकदम नॉर्मल फैमिली थी। बस ये है कि हाँ, मगर इतना कहूँगी कि पिताजी हो गए, चाचा जी हो गए, बड़ा सम्मान का जीवन जीने का सिखाया है कि मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता मत करिएगा, किसी का गलत मत करिएगा और आपके साथ कभी गलत हो तो बर्दाश्त भी मत करिएगा। ये शिक्षा हमारे मैके के परिवार में हम लोग को दिया गया। इसी वजह से मुझे लगता है आज तक हम लोग ये नीति अपनाए हैं कि आधी रोटी खा लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, मगर किसी का गलत नहीं करेंगे और अपने ऊपर जो भी कोई अत्याचार करता है तो अत्याचार बर्दाश्त भी नहीं करना है। 2004 में आपकी शादी हुई। शादी किन परिस्थितियों में हुई थी? शादी को लेकर जो है वो राजू पाल जी को घर वालों ने पसंद किया था या लव मैरिज थी, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपके सवाल से समझ रही हूँ, मगर मैं ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि शुरू में मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती थी क्योंकि इतना बड़ा हादसा मेरे जीवन में हो चुका था। तो ये सब जो चीज़ें जो आप यूट्यूब में देखते होंगे, ये सब एकदम मतलब कि जिन्होंने जिस तरह से जिस नज़र से देखा बस उसी तरह से अपनी कलम चला दी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी शादी राजू पाल जी से हमारी बुआ ने कराई है और राजू पाल जी की तरफ से उनकी मामा की जो बेटी हैं उषा पाल जी, जो मुठीगंज में रहती हैं, उन्होंने कराया था। और हमारी जो एक जो रस्म होती है, जब पहले आदमी देखता है तो हमारा जो देखा क्या होता है वहीं पे हुआ था। अच्छा, जो दिखाई होती है, हाँ, जो आदमी जाता है देखने के लिए तो वहीं पे दिखाई आपकी हुई थी। फिर 2004 में जब आपकी शादी हुई तो आप जब ये हत्याकांड हुआ तो आप कितने दिन पहले शादी हुई थी? क्योंकि अच्छी तरह 4 में हमारा देखा हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि जब देखी दिखाया हो गया तो 2004 में हमारा मान लीजिए जैसे सगाई टाइप का, रोका टाइप का हुआ और उसके बाद 2005 में शादी हुई है। 4 महीने के बाद, सगाई के 4 महीने के बाद शादी हुई है और 4 महीने के बाद मुझे शादी हुई है। 2016 जनवरी को हुई है। तो उसके बाद फिर जैसे हमारी शादी हुई है तो सभी लमसम मुझे लगता है कि ये सभी लोग जानते हैं कि 16 जनवरी को शादी हुई और 25 जनवरी को विधायक जी की हत्या हो गई। 9 दिन, महज 9 दिन के अंदर उनकी जो है वो हत्या। विधायक बन चुके थे और उसके बाद जो है जब विधायक रहते शादी। हाँ,
बिल्कुल। और क्योंकि उस तरह की शादी भी विधायक जी ने नहीं किया, जैसे एक होता नहीं है जैसे लड़कियों की शादी होती है, क्योंकि इनको जैसे आभास था या क्या था, तो जैसे कि सगाई हुई, सगाई के बाद ये चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद क्या कहते हैं 3 महीने के बाद इनसे मतलब कि हमारी शादी हुई। और शादी इस विधायक जी ने एकदम सिंपल रखी कि ऐसा ना हो कि रात की शादी हो और कोई पता नहीं, क्योंकि अतीक हर हथकंडे अपना सकता है। तो इसलिए उसने क्या कहते विधायक जी ने रात की शादी नहीं रखी। उनके आराध्य थे शिव जी, उन्होंने मंदिर बनवाई थी, उस मंदिर में ही शादी रखी। उन्होंने कहा कि इससे सेफ जगह नहीं है और यहाँ पर कोई आ भी नहीं पाएगा, और दिन की शादी थी। तो इस वजह से मंदिर में शादी हुई, और सुरक्षित रहने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो कि पता चला कि घोड़े में बैठे या गाड़ी में बैठे, पता चला कोई गोली लगा कर कुछ वो लगा करके कोई मार के चला जाए, इस टाइप का। क्योंकि उस समय जब विधायक जी चुनाव जीते थे तो विधायक जी के ऊपर लगातार दूसरा अटैक हो चुका था। एक ऑलरेडी हो चुके, 2 अटैक हो चुके थे, ये तीसरे अटैक में विधायक जी की हत्या हुई थी। 9 दिन की आपकी शादी रही। उनको आपने कहा कि जैसे कि आभास था, तो कुछ बातें आपसे की थी क्या उन्होंने कि शादी से पहले, जब शादी के बाद कि हम जो है वो हमारे ज़िंदगी जो है वो सेफ़ नहीं है, या इस तरह की बातें की थी उन्होंने आपसे? हाँ, देखिए क्योंकि जब मेरी शादी हुई, तो मैं जब शादी मेरी हुई तो कहीं न कहीं एक जो जनता को भी डर था, जो उनके शुभचिंतक थे उनको भी था, और क्योंकि अटैक हो चुके थे 28 दिसंबर को विधायक जी ने भंडारा कराया था, तो उनके ऊपर 90 राउंड गोली चली हुई थी, और उनके साथियों को गर्दन में, पैर में, सब लोग को लगी भी थी, मगर राजू पाल जी को नहीं लगी थी। उस समय वो सेफ थे। तो इस वजह से उसके बाद फिर उनकी राइफ़ल्स और उनकी जो गन्स थी, वो सभी एक थाने में प्रशासन ने रुकवा कर के पूरा हटवा दिया था, उनसे ले लिया था। उनको मतलब जैसे कि सब हटा कर के उनके हाथ को कमज़ोर कर दिया गया था। उसके बाद फिर 28 में अटैक हुआ, 28 दिसंबर 2004 को अटैक हुआ। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब इनके पास कुछ शस्त्र नहीं थे, कुछ थे ही नहीं, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कहीं न कहीं ये कमज़ोर हुए। तो आभास तो हो ही गया था कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब शादी हुई तो मैं जैसे घर में थी, तो मुझे ही मेरे फ़ोन में आ रहे थे कि भाभी भैया कहाँ हैं, और उनके पीछे शूटर्स लग गए हैं। तो मैं उस समय मैं समझ भी नहीं रही थी कि शूटर्स क्या-क्या, तो ये हुआ कि उनकी हत्या करने के लिए लोग लगे हुए हैं। फिर मैं इनको कॉल कर रही हूँ विधायक जी को, तो पता चला विधायक जी को कॉल लग नहीं रहा है, और क्योंकि फिर मैं उनको फ़ोन करके बताती हूँ कि भैया उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो अब ये है कि जिस समय मैं सुनी कि शूटर्स लगे हैं, उनकी हत्या करना चाह रहे हैं, उसी समय ऐसे लगा कि धरती से पैर सरका जा रहा है। और उसके बाद फिर उस दिन फ़तेहपुर गए हुए थे, फ़तेहपुर से लौट रहे थे, तो उनको भी पता चल गया कि पीछे शूटर लगे हैं, तो उन्होंने मेन रोड छोड़ कर के वो कछार आए, पूरा कछार। तो कछार में जाने से जो होता है मोबाइल का नेटवर्क जो होता है चला जाता है, तो वो फिर पूरा कछार से चलते आकर फिर वो नीमा के कछार तक पहुँच कर के फिर वो घर आए। तो मतलब एक डर मैंने उस दिन अपना मैंने देखा, उसके बाद सब लोगों का देखा, तो लगा कि मतलब कि किस तरह से वो ज़िंदगी जी रहे हैं, और कैसे मतलब कि एक भय के साए में जी रहे हैं। उस दिन मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, और जो साथी सहयोगी थे उनको भी लगा। और उस दिन फिर क्योंकि ये सब चीज़ें मैं देख रही थी, तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो मैं चुनाव लड़ा हूँ अतीक के सामने, उसके जो भाई को हरवाया है मैंने, तो इसलिए क्या कहते हैं कि वो मेरी हत्या करवाना चाह रहा है। तो ये सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर हमने कहा कि आप पुलिस को बताइए, आप जो आपके पार्टी के लोग हैं उनको बताइए, ताकि आपकी सुरक्षा हो पाए। मगर उन्होंने एक चीज़ कहा था कि मैंने जो चीज़ किया है उससे कहीं न कहीं अतीक बहुत वो है, और कोई बात नहीं है, जीना मरना तो एक साथ। मगर उनके उनके आँख में, उनके बातों में कभी मौत का हमने वो नहीं देखा। वो उस समय भी वो कहते थे कि कोई बात नहीं, जीना मरना तो एक बार है, मगर जिएंगे शान से, मरेंगे शान से, कभी दब के नहीं। इनकी हमको कभी पहले की दुश्मनी थी, चुनाव से पहले भी दुश्मनी थी? क्योंकि वो एक रिजवान नाम आता है किसी नेता का कि उनके साथ वो रहते थे, और अतीक से उनकी दुश्मनी थी। तो क्या वो रिजवान की दुश्मनी इनके सर मढ़ दी गई थी, जो बाद में जो है वो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि हत्या तक नौबत पहुंच गई? देखिए विधायक जी तो बहुत कम उम्र के उस समय रहे हैं,
उस समय रिजवान से अतीक से क्या रहा क्या है वो तो हम लोग को बहुत नहीं, क्योंकि रिजवान तो हमेशा घर में घुसे रहते हैं अपने, तो उनके बारे में क्या ही कहा जाए। मगर विधायक जी का है कि विधायक जी का ये रहा कि जो लोग कहते हैं कि अतीक के आदमी थे, तो विधायक जी ने तो कभी अतीक के लिए मतलब कि वो किसी के लिए काम नहीं किया, क्योंकि राजू पाल जैसे इंसान वो अपने ही दुनिया में मगन रहने वाले इंसान थे। उनको कोई वश नहीं कर सकता, वो अपने ही मस्ती में रहते थे। वो अपने 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 मन का सुनते थे और अपने जो पीड़ित जो सामने रहता था लगता है कि हाँ सच्चा है तो उनका साथ देते थे। वो कहिए कि राजू पाल जैसे इंसान दबाव में काम कर लें तो मुझे नहीं लगता कि राजू पाल जैसा व्यक्ति दबाव पे कोई किसी का काम करता, ना रिजवान के ना अतीक अहमद का। वो सबसे लड़ जाते। उनके ऊपर भी कई मुकदमे थे, कई जगहों पे फेसबुक पे और तमाम जगह पूरी कह रहे हैं हिस्ट्री शीट उनकी जो है धूमनगंज थाने की निकाली गई है। तो मुकदमे पहले भी दर्ज थे, कहा कि हिस्ट्री शीट थी उनकी पूरी आपके पति की जिनकी हत्या हुई राजू पाल जी की। देखिए ये आपने देखिए एक्चुअली राजू पाल जी के आपको इतिहास जानना है तो राजू पाल जी के बारे में भी आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 92 में राजू पाल जी के फादर का मर्डर हो गया था, और मर्डर क्योंकि वो सिंपल फैमिली के थे, ऐसा नहीं कि वो बहुत ऐसी फैमिली के थे, वो सिंपल फैमिली के थे। उन्होंने ज़मीन बेची हुई थी, तो ज़मीन का पैसा ना देना पड़े तो कुछ लोकल लड़कों ने उनकी हत्या कर दी। जस्ट मतलब कि दूध, वो डेयरी था उनका तो वो दूध बेचते थे, तो लड़के जो आए थे वो दूध में वो जो कैन होता है उसमें बम रख के आए थे, तो बस वो फटाफट मार दिए। और जब उनकी हत्या हो गई तो महज राजू पाल जी वो उस समय 15-16 साल के थे। उसके बाद मगर उसके बावजूद भी राजू पाल जी का जो जीवन था वो ठीक ही चला। मगर हाँ, जो आप बता रहे हैं मोहल्ले में जो रिजवान थे, तो मैं ऐसा ये कह सकती हूँ कि रिजवान हमारे मोहल्ले में कहीं ना कहीं अच्छे दिमाग के लोग तो नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसे लड़के को चुनना चाहते हैं कि जैसे कि वो उनके काम का निकल आए। अच्छा। हाँ, तेज हो, तर्राक हो, मेरे लिए खड़ा हो जाए। तो एक महज मुझे लगता है कि मैं भी इतनी लड़ाई लड़ पाई क्योंकि मैं छोटे उम्र की थी, लड़की थी, और मुझे अच्छा बुरा ज्ञात नहीं था कि अतीक कौन है, अतीक का क्या होगा, अतीक क्या करेगा, मेरा क्या करेगा, कोई कुछ नहीं पता था। बस ये पता था मेरे पति की हत्या हुई है, अतीक अहमद ने की है, मुझे लड़ना है। तो इसी तरह से राजू पाल जी का था। तो एक छोटी गलती राजू पाल जी से हो गई कि राजू पाल जी के पिता की हत्या जिसने की थी, तो इन लोगों ने मारा तो नहीं, मगर क्योंकि छोटे छोटे थे तो राजू पाल जी और इनके 3-4 दोस्त उस लड़के को एक जगह पा गए और डंडा उंडा से अपना उसको खूब ठीक ठाक मार पीट दी। उसके बाद उसको चोटें आई, मरा नहीं मगर चोटें आ गई। और चोट आ गई क्योंकि देखिए मैं एक दिन मेरा भाई ऐसे कहने लगा, देखिए ये सब चीज़ें घर की होती हैं, ये सब चीज़ें बाहर नहीं होती, मगर हर घर में इस तरह की बातें होती हैं। मेरा एक दिन छोटा भाई मुझसे कहने लगा कि दीदी बाहर के लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारी बहन ने किया, क्या आपकी दीदी ने किया, अतीक के लिए क्या गया, अतीक तो जिंदा, तुम्हारा जीजा तो मर गए, तुम्हारी बहन ने क्या कर पाया। तो अब मैंने क्या किया वो तो मुझे ही पता है, मगर ऐसे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर के, हम जैसे घर के बच्चे जो छोटे होते हैं, उनको कुछ लोग ऐसे बरगलाने का काम करते। तो सेम ऐसा राजू पाल जी का समय रहा होगा। जो राजू पाल जी को मैंने, क्योंकि मैं बहुत राजू पाल जी के बारे में खुद मैं पढ़ती हूँ और समझने का काम करती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी लड़ाई लड़ना है तो इसलिए मैं उनको खुद जानना चाहती थी। तो राजू पाल जी का भी इसी तरह का जब फादर का उनका मर्डर हुआ तो कहीं ना कहीं उस 92 में तो मुझे लगता है और लोग उस टाइप के थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो राजू पाल जी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से शिकार हो गए। और उन्होंने जब उनके कान में ये हुआ कि राजू तुम्हारे पिता की हत्या कर दी, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, राजू तुम्हारे पिता की हत्या कर दी तुमको, तो ये 3-4 दोस्त थे और उस लड़के को मारे पीटे। मारने में उसके दोनों टांग टूट गए और उसके बाद शायद पुलिस हुआ और FIR हुई, जो भी एक प्रशासन जो कानूनी कार्रवाई होती हुई। और उसके बाद मुझे जहाँ तक पता है कि उसी एक टाइम था जब राजू पाल जी 17 साल के थे और वो पुलिस से भागे और वो जा कर के मतलब एक सही जगह जैसे एक होना चाहिए, सोर्स लगाना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि वो एक मोहल्ले में हमारे यहाँ बता रहे ना, आज भी कोई लेखपाल होगा तो सबसे पहले रिजवान के यहाँ जाएगा, कोई प्रशासन भी होगा तो सबसे पहले उसके यहाँ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पैसे वाले हैं और ठीक ठाक काम करते हैं, व्यवसायिक हैं, मतलब व्यवसायिक क्या कह लिया जाए कि दबंग टाइप के लोग हैं। तो पुलिस से बचने के लिए जा कर के राजू जी वहाँ पर अपनी
वो किए और उनको कोई ले गया। उन्हीं का कोई एक बंदा था कि ऐसा है कि राजू तुमने ऐसा ऐसा कर दिया है और मार पीट दियो, अब तो पुलिस तुम्हें चहेटेगी, परेशान करेगी। तो कहे हाँ चहेट तो रही है, परेशान भी कर रहे। कह रहे अच्छा चलो तुम्हें एक जगह ले चलते हैं, भैया फ़ोन कर देंगे तो सब सही हो जाएगा। तो उसी टाइम क्या कहते हैं राजूपाल जी रिजवान के यहाँ गए अपने दोस्त के माध्यम से, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। अब उन्होंने एक फ़ोन कर दिया और सारा चीज़ मामला सही हो गया। तो फिर एक होता है ना कि एक हो जाता है। मगर ये कहिए कि राजूपाल जी ने किसी के लिए काम किया तो किसी लिए काम नहीं किया। और जो बताते हैं कि ये राजूपाल जी अतीक के लिए काम किए या उन जो भी एकदम सरासर गलत है। 400 मुकदमे अतीक अहमद के नाम से हैं, कभी राजूपाल का एक नाम दिखाएं। राजूपाल ने जितना खुल करके अतीक अहमद और वहाँ के गुंडे माफियाओं का खिलाफत किए हैं शायद कोई किया हो। जब राजूपाल जी की हत्या हुई तो उस वक्त आप कहाँ थीं और आपको कैसे सूचना मिली कि उनकी जो है वो हत्या कर दी गई है? वो उस वक्त का थोड़ा सा मंजर जानना चाह रहे हैं। देखिए उस समय मैं अपने घर में ही थी और ससुराल में थी और अपने घरेलू काम कर रही थी। तो और उसके बाद फिर मुझे एक इनके दोस्त हैं, वो आकर के बताए कि भाभी ऐसा ऐसा मैटर हो गया। मगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि विधायक जी के साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो उस समय मैं घर में ही थी अपने, और उन्होंने आके बताया कि विधायक जी का अतीक और अशरफ और ऐसे ऐसे उनके गुर्गों ने चारों तरफ से घेर करके उनके गाड़ियों पे गोली चला दी और भाई को गोली लग गई, विधायक जी को गोली लग गई। गाड़ी बता रहे हैं काफ़ी दूर तक जो है वो 5 किलोमीटर तक दौड़ाया गया था, उसके बाद जो है वो हत्या की गई थी, ऐसा? जी हाँ, देखिए विधायक जी की हत्या बहुत ही निर्मम की गई। और आप समझ लीजिए मतलब इस तरह का दृश्य लोग बताते नहीं हैं कि इस तरह का दृश्य हम लोग ने जीवन में कभी दोबारा देखा है, कभी देखा हो। तो जो इन लोगों ने देखा वो बताते हैं कि विधायक जी गोली मतलब चला लिए, उसके बाद फिर क्या कहते हैं जिस तरह से उनको फिर जब उनकी थोड़ी सी सांस चल रही थी उसके बाद फिर उनको लेकर जब भाग रहे थे तो भी मतलब गोली चला रही थी, जब तक उनके प्राण निकल नहीं गए तब तक गोली चलाते गए। बड़ा माहौल एकदम गमगीन हो गया था उस वक्त से लेके आज तक। आप जो है वो लड़ाई लड़ती चली आ रही हैं, बीच में बसपा में आप रहीं, उसके बाद समाजवादी पार्टी कैसे फिर ज्वाइन किया बसपा के बाद आपने? देखिए मेरा जो जीवन है अखबार में और मीडिया में तो कुछ ही आ पाती है, मगर मैं बहुत एक चीज़ अपने लिए मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत इस मामले में मतलब कि मैं कह लीजिए कि अभाग्यशाली हूँ। और मुझे लगता है कि जिन घर में हत्या होती है और जब बेटी अकेले होती है, बहन अकेले होती है, तो उनके घर वाले का बहुत सपोर्ट होता है। मगर इस मामले में मेरी किस्मत बड़ी ख़राब निकली है शुरू से। मैंने अपनी औकात से ज़्यादा, अपनी उम्र से ज़्यादा राजूपाल जी के लिए और उत्तर प्रदेश के पीड़ित परिवार के लिए लड़ने का काम किया। मगर ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे सब लोग से प्रेम मिला, सब लोगों से ताकत मिली, ऊर्जा मिला, मगर कहीं ना कहीं जो जिनके सहारे मैं राजनीति करना चाह रही थी, जिनको उंगली पकड़कर मैं चलना चाह रही थी राजनीति में, क्योंकि एक भाई और बंधु से ज़्यादा सेफ जगह बहन का कोई नहीं होता है। मगर कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ पे मुझे दिक्कत रही है कि जितना मुझे सहयोग मिलना चाहिए मुझे नहीं मिला। और मेरे पीछे षड्यंत्र ही हुआ कि मैंने आँख बंद करके मैंने अपने परिवार के रिश्तेदार के जो मेरे भाई लगते थे उन पे विश्वास किया, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मतलब आप समझिए सिर्फ षड्यंत्र हुए। षड्यंत्र ऐसे कि मेरी हत्या के बारे में सोचा गया। मैंने दो बार अपनी हत्या होते हुए मैंने अपने विवेक से अपने आप को बचाने का काम किया, क्योंकि हत्याएं की जब बातें चलती हैं तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है। राजूपाल जी को भी पता था, मगर अब क्या ही कह सकते, उनके पीछे हाथ धो करके ही एकदम लग गए थे। और अपने लोगों का भी कुछ षड्यंत्र था। हमको भी हमेशा कमज़ोर करने के लिए, हटाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र चलते रहे। इसी में मेरे साथ कई षड्यंत्र हुए। जैसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या पूजा पाल को बीएसपी से निष्कासित करने के बाद ही शाइस्ता बेगम को लेना चाहिए, या पूजा पाल बीएसपी में होती तो क्या शाइस्ता बेगम बीएसपी में आ पाती? नहीं आ पाती।
तो मेरे साथ हमेशा एक पूजा पाल तो विधायक है और एक पूजा पाल वो है जो राजू पाल की पत्नी है, और वो लड़ रही है। तो उसे लड़ने के लिए मना किया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि नहीं तुम मत लड़ो, नहीं तुम विधायक की का मत वो करो, मतलब एक षड्यंत्र करके हटाया जा रहा है। और एक पूजा पाल ऐसी है जो कह रही कि मैं मर जाऊंगी मगर मैं अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी, और क्योंकि यही विधायकी ऐसी जो इसमें मैं रह करके अपने दुश्मन से लड़ पा रही हूँ। नहीं तो पूजा पाल की भी कोई सिर्फ हिम्मत था, हिम्मत बहुत दिखाती तो भी मारी जाती, मगर जनता का ताकत मिला, मेरा अपना हिम्मत मिला और उसी से मैंने लड़ लिया। तो इसी पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मुझे बीएसपी से क्योंकि अतीक की वाइफ को बीएसपी में लेना था और उसके बाद क्या कहते हैं उनको लेना था, इस वजह से पहले मुझे निष्कासित किया गया कि क्योंकि विरोध करने वाली रहेगी नहीं तो शाइस्ता परवीन आराम से आ जाएगी। तो मुझे पहले निष्कासित किया गया, उसके बाद परवीन उसको शाइस्ता को अतीक की वाइफ को ले लिया गया और वो ले ली और नगर निगम का महापौर का चुनाव की तैयारी करने लगी। उसके बाद जब मैं निष्कासित हो गई तो मैं अपने घर में बैठी, क्योंकि मैंने ईमानदारी दिखाने के बावजूद भी, अब कुछ लोग हैं उनका नाम लेने से क्या ही लेना, क्योंकि वो मेरे परिवार के ही थे, आज वो धरती पे नहीं है, मगर उन्होंने आप समझ लीजिए मुझे बहुत गंदा जीवन उन्होंने बिताने के लिए दिया था। तो बस मैं यही कह सकती हूँ कि मेरा ईश्वर ने मेरा साथ दिया और मैं अपने घर में बैठी थी, और क्योंकि मैं दुश्मनीदार महिला थी तो मैंने देखा कि 2012 से 17 में मैंने ये देखा कि जो अखिलेश यादव जी थे वो कहीं ना कहीं माफियाओं को दूर किया अपने से। वो आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, सभी लोगों ने देखा। तो मेरा अपना एक वो है कि जो माफियाओं को नहीं पसंद करेगा, जो क्या कहते हैं माफियाओं पे कार्रवाई करेगा, हम जो माफियाओं को आगे नहीं बढ़ाएगा, हम उनके साथ हैं। तो इसी उद्देश्य से कहीं ना कहीं मुझे उनका विचार अच्छा लगा, फिर मैंने जुड़ने का काम किया और फिर उसके बाद मुझे टिकट भी मिला, मैं चुनाव भी लड़ी और चुनाव भी जीती। तो इस तरह से मैं समाजवादी में गई, और समाजवादी में जाने का मेरा वो नहीं था, क्योंकि मैं मुलायम सिंह के समाजवादी में नहीं गई थी, मैं अखिलेश यादव जी के समाजवादी में गई थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कोई नहीं झुठला सकता है और नहीं झुठला सकता कि वो कहीं ना कहीं उस समय माफियाओं को दूर किए थे। और मेरा एक अपना था, मेरा एक विज़न है कि जनता खुश रहेगी और हर उत्तर प्रदेश की जो भाई हैं, जो बेटे हैं, जो बहन हैं, जो माएँ हैं, वो सुरक्षित रहेंगी। तो मुझे लगता है मेरा उद्देश्य जीवन का पूरा। अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई। कुछ अपराधी थे जिन्होंने मीडिया के सामने गोली मारी और आपने कहा हमको मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाया है। अतीक अशरफ की हत्या हुई और मुख्यमंत्री ने न्याय दिलाया, इन दो बातों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो अपराधी थे उन्होंने हत्या की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कैसे न्याय दिलाया, ये एक सवाल। नहीं, वो देखिए, वो आप समझ नहीं पाए। वो मैं ये कहना चाह रही थी, देखिए अतीक की मैं बात करूँ तो अपराधियों को अपराधियों ने मारा ना, अपराधियों ने अपराधियों को मारा है, सरकार ने नहीं मारा है। और रही बात मुझे न्याय की, तो न्याय का मैं इस सेंस से कहती हूँ कि जब 23 में अभी एक इलाहाबाद में हत्या हुई, 23 में एक इलाहाबाद में हत्या हुई और सदन में कोहराम मचने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन कहा कि मट्टी में मिला दूंगा। तो मट्टी में एक हफ्ता में किसको मिलाने का काम किया? जिसने गोली चलाई थी, जिसकी वीडियो सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं इनकाउंटर किए कि नहीं? इनकाउंटर करके जिसने गोली चलाई थी, जिसने दौड़ा के गोली मारी थी, उसका इनकाउंटर किए। इनकाउंटर करने के बाद एक मैसेज गया कि नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो इस तरह का अपराध करेगा उसको मैं मिट्टी के मिला देने का काम करूँगा। तो मिट्टी में मिलाने का काम तो किए ना। और उसके बाद अतीक और अशरफ मारे गए। तो मैं तो कहूँगी कि भोले बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरा जीवन मैंने 7 साल की उम्र से, बचपन से मैंने शिव जी की पूजा की है, और बस ये कहना चाहूँगी कि अपने जीते जी मैंने अपने दुश्मनों को मरते हुए देखा और मेरा पूरा जीवन की मेरा संघर्ष सूल हो गया। ये उमेश पाल जी की जो हत्या हुई थी, उमेश पाल क्या आपके रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे? देखिए, उमेश पाल मेरे बुआ के लड़के हैं। अच्छा। हाँ जी। वो गवाही में थे इस वाले मैटर में? देखिए, वो गवाही में थे, मगर एक्चुअली देखिए, क्योंकि उनके बारे में अब सभी साफ लमसम जानते हैं, क्योंकि अभी दिल्ली में एक मनोज राजन जी हैं, शायद उन्होंने भी उनके बारे में बोला, कसारी मसारी के एक बुक में।
तो देखिए उमेश पाल जी थे, मेरे बुआ के लड़के थे, मगर वो शुरू से ही जिस समय राजू पाल जी की हत्या हुई वो गवाह बने। गवाह बनने के बाद वो जब ट्रायल चला तभी वो अतीक अहमद के फेवर में मुकदमा करती है कि मैंने अशरफ को नहीं देखा कि उन्होंने राजू पाल के ऊपर गोली चलाया। उसी के बाद से उमेश पाल और मेरे रास्ते दोनों के अलग हो गए। 2006 से लेके 2016 तक जब राजू पाल जी की मैंने अकेले सीबीआई लड़ी, सब लड़ा, मैं 11 साल अकेले रह कर के मैंने मुकदमा लड़ा और मुकदमा को मैंने सीबीआई जांच तक पहुंचाने का काम किया। और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया कि सीबीआई राजू पाल जी की सीबीआई होती है और जो जितना पिछले का है उसको सब हटा करके पुनः विवेचना होगा और उस पर कार्रवाई होगी। तो जिस दिन 16 जनवरी 2016 में जब राजू पाल जी की सीबीआई का आर्डर हुआ तो फिर इन्होंने मतलब कि अपना प्रस्ताव रखा कि आप हमसे बोलिए, आप हमसे हमें भाई थोड़ा सा ताकत दीजिए और हमारा क्या कहते हैं गवाही करा करके गवाही करवा दीजिए, क्योंकि हम अकेले अतीक के सामने गवाही नहीं करवा पाएंगे। और गवाही वो इस वजह का था क्योंकि जब 2006 में उन्होंने गवाही पलट दी थी तो 2007 में जब मायावती जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर पुनः एक अपहरण का मुकदमा लिखवाया। उस मुकदमा का वो अपना करते गए और मुकदमा 8 में लिखवाया अपहरण का और 16 में खुलवाया कि राजू पाल जी का और अपहरण का मुकदमा हमारा दोनों बराबर चलता रहे। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहती हूँ मगर सब ठीक है। तो एक सवाल मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए आज वो धरती पे नहीं है, उनकी मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, मगर मेरा बस ये कहना है कि मैं ईमानदारी से लड़ूंगी। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थे, मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जो ये कह पाए पूजा कल तुम्हें ये करना है। मगर आप एक शक्ति को मानते हैं ना, आप इस ब्रह्मांड में आप खुद सच्चाई पे चलेंगे तो कोई शक्ति है जो आपको ऊर्जा देगी। आपका चाहे भाई हो चाहे ना हो, चाहे पिता हो चाहे ना हो, चाहे आपको कोई राजनीतिक चीज़ें बताने वाला हो चाहे ना हो, मगर आप जिस मिशन में निकले हो आपको ऐसी ऊर्जा मिलेंगी जिस पे आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो वो मैं मानती हूँ कि मैंने ईमानदारी से लड़ा, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें अपने आँख के सामने जीवित देख लिया। और उनका किरदार जो था वो बस कभी अतीक अहमद से कभी अतीक के पक्ष में जाना, कभी पूजा पाल के पक्ष में आना, कभी इनके पक्ष में जाना, वो बस बदलते रहे। और लास्ट में फिर आपने देखा होगा कि मनोज राजन जी ने बताया कि 2016 में अतीक से वो फिर से मिल गए। उसके बाद उनके लिए ज़मीन का काम किए और इस बार बहुत बड़े पैमाने पे काम किए, जिससे कि क्या कहते हैं शाइस्ता परवीन से और क्या कहते हैं एक जगह शाइस्ता थे, असद थे और क्या कहते हैं ये थे, इनकी लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद फिर देख लूँगा हुआ, उसके बाद फिर दोनों में आपस में बहस हुई, उसके बाद फिर मर्डर हो गया। मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, फाइनल क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, छोटे छोटे जवाब चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, उनसे मिलकर आपने क्या बातें की? देखिए वैसे तो मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करती रहती हूँ और कल की भी मुलाकात एकदम जेन्युइन थी एक विधायक के तौर पे कि मैं जब सदन चलता है तो सदन जब हम लोग काम यहाँ पे अभी काम लेकर के आते हैं उसके बाद सारे जो मंत्री होते हैं उनको हम लोग मिल करके लेटर लिखते हैं अपने जितने भी विभाग के होते हैं। उसके बाद जो बड़ा काम होता है वो मंत्री जी के बस का नहीं होता है तो मुख्यमंत्री जी को जो चीज़ देना चाहिए, तो कल उसी उद्देश्य से 2-3 काम थे हम लिख करके गए थे और एक मतलब कि नॉर्मली एक मुलाकात ही हज़ार में। चर्चा तो बहुत रही कि अब शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपका रुख जो है वो जा रहा है, मुख्यमंत्री से इसी सिलसिले में मुलाकात रही आपकी कि अब भाजपा की तरफ जा रही पलट के आप? देखिए चर्चा बाहर कैसी चर्चा होती है आप भी जानते हैं, इतना रहता है लोग इतना बता देते हैं। ऐसे मैं राज्यसभा के इलेक्शन पे मैंने वोट किया तो लोगों ने आशंका लगाया कि नहीं बिना बात किए बिना सेटिंग किए तो नहीं हुआ होगा, अब शायद ये लोकसभा का चुनाव का टिकट मांग हुई थी, कहने का मतलब ये था है? कोई सेटिंग नहीं। देखिए मैं अपने जीवन में आज 20 साल से मैं बहुत ईमानदारी से राजनीति की हूँ और देखिए ईश्वर कुछ कर दे तो बात दूसरी है, मगर मेरी कोई ऐसी बातचीत नहीं थी उस समय भी और आज भी नहीं। ये तो इत्तेफाक था कि मुझे अपराध पे बोलना था तो मुझे सबसे अच्छा विषय अपराध लगा, अपराध में मैंने बोला, मगर मुझे नहीं इतना पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। दुख हुआ पार्टी से निकाले जाने का आपको?
नहीं दुख के देखिए जिस विचार से आप जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मलाल होता ही है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने विचार नहीं बदल सकते। आप उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हो, हम अपना विचार नहीं बदल सकते। मैंने अपने पति के लिए लड़ाई लड़ी, अपने लिए लड़ाई लड़ी, अपने उत्तर प्रदेश के उन पीड़ित परिवारों के लिए लड़ा जो अतीक अहमद से परेशान थे। मेरा एक विचार है, मेरा एक विज़न है कि जो माफियाओं को नहीं पसंद करेगा, जो उनको नहीं बढ़ाएगा, मैं उनके साथ रहूँगी। 2012 से 17 उनके विचार ऐसे थे, मेरे विचार उनसे मिले। मगर मैंने देखा ना कि प्रयागराज में देखिए हत्या चाहे नॉर्मल इंसान की हो, चाहे जैसे इंसान की हो, मगर हमारे क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो बैठे मुखिया हैं, हाँ मुख्यमंत्री हैं, वो कैसा एक्शन लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो 23 में जब क्या कहते हैं एक हत्या हुई प्रयागराज में, तो उसमें आपने देखा कि महाराज जी ने कैसा एक्शन लिया, और जिसने हत्या की थी उसको तुरंत क्या कहते हैं इनकाउंटर करवा करके ख़त्म करवा दिया। और एक राजूपाल जी का मुकदमा देख लीजिए, जिसमें पूरा प्रयागराज की जनता रोई, चक्का जाम कर दी, आगजनी कर दी, सब कुछ कर दी। महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज हुए, बच्चों को मारे गए, राजूपाल की डेड बॉडी नहीं दी गई, पत्नी परेशान, माँ परेशान, सब कुछ हो गया। मुझे नहीं लगता कि जनता से कुछ बचा होगा, मगर और एक विधायक की हत्या हो गई, और एक मतलब आप समझिए न्याय ही नहीं मिला। तो एक हत्या वो थी और एक हत्या ये थी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो है ना कि एक मुख्यमंत्री वो थे और एक मुख्यमंत्री ये थे जो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिया। जो एक दो सवाल और हैं, छोटा छोटा जवाब आपसे चाह रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह, इन सब ने आपको हाथों हाथ लिया जब आप पार्टी से निकाली गई, तो सब ने पूरा सहयोग दिया। कल राकेश प्रताप सिंह ने एक चिट्ठी जारी की, क्योंकि उसमें जो निष्कासन की चिट्ठी थी उसमें सुश्री लिखा हुआ था, तो उसको लेकर उन्होंने तंज किया कि इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी जानी चाहिए, उसमें श्रीमती लिखा जाना चाहिए। तो इस बात से क्या ये भी कोई राजनीति का मुद्दा है? इस बात से सहमत थी आप उनके, राकेश प्रताप सिंह? देखिए पहली बात तो जिसने भी लेटर टाइप किया है, या पहली बात तो उनकी मंशा क्या ही एक कहा जाए, मगर हाँ आप किसी महिला को निष्कासित भी करते हैं तो जो भी चीज़ें हैं तो आपको उसमें भी सम्मान देना चाहिए। और जब विवाहित महिला है तो सुश्री लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, श्रीमती ही लगा करके आपको लेटर देना चाहिए। अब ये उनके विचार हैं कि वो क्या सोच करके दिए हैं, मैं इस पर यही कह सकती हूँ। और राकेश भैया हैं, अभय भैया हैं, और मान लीजिए मनोज जी हैं, तो वो मेरे बड़े भ्राता के रूप में, भाई के रूप में उनका मैं सम्मान करती हूँ। कि जैसे एक बहन की रक्षा मैं अपने भाई से कल्पना करती थी, मगर उनसे तो नहीं मिला, मगर हाँ ये मैं मानूंगी कि अपने रिश्तेदारों के भाइयों से तो मुझे प्रेम नहीं मिला, मगर हाँ इस तरह से भाइयों से मुझे प्रेम मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक आखिरी सवाल और था, और बेहद पर्सनल सवाल है वो। 2018 में आपने दूसरी शादी की, और वो शादी कहते हैं कि सार्वजनिक नहीं हो पाई है, और 2018 में ब्रजेश वर्मा जी के साथ शादी की। सोशल मीडिया पे तमाम लोग हैं कि पूजा पाल को पाल मत कहो, वर्मा कहो, चूँकि वर्मा के साथ शादी हुई है। जो ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इसको कैसे देखती हैं? देखिए इसके लिए मैं ऑलरेडी मैंने किसी को नहीं पता तो उसमें मेरी क्या गलती है। एक मैडम थी समाजवादी की, उन्होंने बस लेक्चर दे दिया, मगर लेक्चर देने से पहले पूजा पाल का 25 अप्रैल का एक बयान तो पढ़ लेते, जिसमें आज ही नहीं विपक्ष के लोगों ने जब से मैं राज्यसभा में वोटिंग की हूँ तब से मेरे बारे में उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या इनके मुखिया को नहीं पता था? क्या इनके मुखिया को पता था? और सबसे बड़ी इस शादी की मैं बात करूँ, क्योंकि जैसे राजूपाल जी के बारे में मैंने शुरू में 2005-06 में नहीं बोला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, और मैंने अपने जीवन के बारे में नहीं बोला। इसी तरह मैंने इसके बारे में भी नहीं बोला कि क्या ही बोलना है, क्योंकि जीवन में कौन हमें न्याय दिलाएगा, या कौन हमारे साथ मिलकर हमारी लड़ाई लड़ता है कि नहीं अब चलना, ये करना, चलो वकील से मिलते हैं, चलो अब इस जज से मिलते हैं, जिसे सब तो अकेले करना पड़ता है। तो किससे गाया जाए, किससे रोया जाए, या किसको अपनी तकलीफ़ बताया जाए? हम तकलीफ़ अपनी बताने लगेंगे तो फिर क्या ही है। तो इस वजह से मैंने इस बारे में भी नहीं बताया। मगर मैं ये बता दूं कि ये जो मेरी दूसरी शादी थी, 2005 में राजूपाल जी की हत्या होती है, 2018 की बात है, 2017 तक तो मैं शादी नहीं की। और मेरे ससुराल वाले, ये गंगा मैया जानते हैं, मेरे ससुराल वालों ने भी कभी भी, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई है नहीं, मगर हाँ मान लीजिए जो छूते छाते हैं, तो उन्होंने भी कभी शादी के लिए हमसे नहीं कहा, और ना मैंने कभी शादी के लिए सोचा। मगर हाँ जैसे 2016 में राजूपाल जी की मैंने CBI जांच कराई,
और सीबीआई जांच के बाद जैसे हमारे एक परिवार, मैके के परिवार के भाई जो थे वो मेरे से जुड़े, और जुड़ने के बाद फिर मैं चुनाव लड़ी। चुनाव भी मुझे षड्यंत्र से अतीक और एक जो हैं सब लोग ने मुझे चुनाव हराया। और उसके बाद जैसे मैं चुनाव हारी तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी के बाद मेरे मैके के जिनको विधायक बनना था, जिनको राजनीति करनी थी, उन्होंने ये सपने दिखाया। सपने मीन्स कि हाँ भाई तुमने पूरे जीवन संघर्ष किया, हाँ बेटा तुमने पूरा जीवन संघर्ष किया, अब मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा, अब आपका मैं ये करूंगा, आपका ये मैं करूंगा। तो एक मैंने आज तक कभी किसी बाहर के लोगों के लिए तो नहीं भी ये बात माना, मैंने कभी अपने ससुराल के लिए ससुराल की बातें नहीं मानी कि हाँ मुझे शादी करनी चाहिए। मगर जैसे माँ मतलब कि मैका मतलब माँ, जैसे मैके का होता है और जैसे आदमी मतलब जैसे आदमी मतलब भरता है तो इंसान को लगता है कि हाँ शायद मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। जैसे उनका एंट्री मेरे जीवन में हुआ तो आप ये मान के चलिए कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुकदमा आप मुझे दे दो, ये कर दो, ये कर दो। और मुझे मतलब आप समझ लीजिए 6 महीने तक भाई साहब भी, और भाई साहब सबसे ज़्यादा, और भाभी तो मतलब अपना 1-2 बार कहीं भी कि हाँ पूजा आपको शादी करनी चाहिए, कैसे अकेले ज़िंदगी बिताओगे, कौन है तुम्हारे साथ, सब तो तुम्हारे ऊपर, सब तुम्हारे उस पर जीते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब बूढ़ी होगी, जब तुम्हारा कोई नहीं होगा तो कैसे जीवन पालोगे, ये करोगे वो करोगे, तरह तरह के, जैसे एक घर में नहीं होता बैठ करके इमोशनल टच माइंड में देना, और तो उसी टाइप का हुआ फिलहाल। और सिर्फ शादी, और ऐसा भी नहीं कि मेरे बहुत अच्छे के लिए सोचा गया कि शादी करा दें तो अच्छा जीवन हो, शादी अच्छे के लिए नहीं कराएगा, कि बस ये इस प्लानिंग से कराया गया कि पूजा पाल जब तक यहाँ रहेगी तो इसको टिकट मिलेगा, और ये पाल की नेता है, पाल इसको मानते हैं, समाज और सब समाज के लोग इसको मानते, जब तक ये लड़की यहाँ पे रहेगी तो ये कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती रहेगी और हम लोगों का टाइम नहीं आ पाएगा। तो इसलिए है, इससे अच्छा है। और इसमें अतीक घर में भी साजिश हुई आपके? अतीक अहमद एक्चुअली क्या है कि अतीक अहमद मेरे घर के लोगों को खरीद लिया ना, मेरे अंदर से मेरे घर के लोगों को खरीदा था। उसके बाद क्योंकि अतीक अहमद हत्या नहीं कर पा रहा था, हत्या मीन्स कि जैसे राजू पाल जी की हत्या हुई तो उनकी तब से तो वो कुछ कर ही नहीं पाए, और फिर दोबारा पाल महिला की हत्या करा देना आसान नहीं था। तो इस वजह से हत्या ना की जाए, सिर्फ इसको हटा दिया जाए, और मेरा मुकदमा तुम ले लो, मेरा मुकदमा पूजा पाल से तुम ले लो, मैं सांसदीय चुनाव लड़ूंगा, तुम विधायकी चुनाव लड़ना, और हम दोनों चुनाव लड़ेंगे, मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा और विधायकी भी आ जाएगी, और इसका बिना मरे ये मर भी जाएगी। तो ये पूरा एक प्लांट था जो कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्या ही बताऊँ, क्योंकि अब जैसे मैं एक छोटी सी बात करूँ कि शाइस्ता परवीन को क्या पूजा पाल के निकाल के ही लोगे? भाई जब पूजा पाल बीएसपी में है तो शाइस्ता परवीन को ऐसे ले लो। देखो परवीन ये शाइस्ता आज बीएसपी ज्वाइन कर पाती, पूजा पाल बीएसपी में रहती तो ज्वाइन नहीं कर पाती, क्योंकि मैं विरोध करती, बहन जी से कहती, लड़ती। और और आप षड्यंत्र समझो कि षड्यंत्र होता कैसे है कि वो चिल्लाएगी, वो बीएसपी में नहीं आने देगी, और क्योंकि सपा वाले अभी अतीक अहमद को निकाल दिए हैं, हटा दिए हैं, तो ऐसा है कि बीएसपी से पहले पूजा पाल को हटाओ। ये तो बहन जी भी नहीं जान पाई षड्यंत्र। पूजा पाल को पहले बीएसपी से निकालो, फिर आप शाइस्ता परवीन को बीएसपी में लाओ, ताकि कोई विरोध करने वाला ना हो जाए। और विरोध पूजा पाल करेगी क्या विरोध, तब तक वो बाहर निकल चुकी, निष्कासित हो जाए। तो ऐसे मान के चलिए, ऐसे 20 ऐसे एक नहीं, ऐसे 2005 में, क्योंकि मेरी कोई उम्र नहीं थी, और आज इस तरह की उम्र होती तो शायद मैं षड्यंत्र का शिकार न होती। मगर 2005 में मेरी उम्र कम थी और कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, और कोई भी राजनीति का हमें ABCD बताने वाला नहीं था। और षड्यंत्र का कि आप जब दुश्मनी झेलते हो तो आपको दुश्मनी कहाँ तक झेलनी पड़ेगी, आपको कहाँ तक सेफ रहना, कोई नहीं बता पाता था। तो आप सोचिए कि हमने इस 20 सालों में मैंने किस तरह का षड्यंत्र झेला होगा, वो कोई समझ ही नहीं सकता। ये सिर्फ मेरा आत्मा और मैं जानती हूँ। मगर मुझे लगता है कि ठीक है, ईश्वर जितना मैं तो ये कहूँगी कि मैं तो उनके बुद्धि पे विचार करती हूँ कि जिनको तरस नहीं आता हम जैसे लोगों पे, कि वो देख रहे हैं कि 2005 से ये कैसे गिर रही है, उठ रही है, गिर रही उठ रही है, षड्यंत्र इसको जकड़ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं इसका शिव, इसका ईश्वर इसको लाके खड़ा कर दे रहा है। मुझे लगता है
अब मुझसे तो इनको नहीं समझ आता, मगर मेरे सिर्फ इनको विश्वास करना चाहिए, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने मेरे पर्सनल ज़िंदगी पे दाग लगाए। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि जिनको लगता है कि पूजा पाल झूठ लगती है, झूठ लगता है, मैं चैलेंज करती हूँ कि 20 सालों में मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिएगा, नार्को टेस्ट। और मैं नाम दूंगी उनका कि जिन लोगों ने 1 2 3 लोगों ने, जिन लोगों ने मतलब मेरे जीवन को एकदम षड्यंत्रमय बना दिया, उनका मैं अपना नार्को टेस्ट कराऊंगी भाई साहब। और मैं 2 3 लोगों का नाम दूंगी, उनका भी नार्को टेस्ट करवाइएगा और तब पूछिएगा। और शायद नार्को टेस्ट होने के बाद जो मेरे मुंह से निकलेगा ना, तो शायद जो जनता जानती नहीं ना, इससे ज़्यादा जनता मेरे ऊपर तरस। रोइए नहीं आप बिल्कुल मत रोइए, क्योंकि तमाम परिस्थितियां झेली हैं आपने। नहीं, आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि अतीक अहमद से मैंने कभी किसी को लड़ते नहीं देखा। कोई एक आदमी अंदर बाहर भी आता है, चैलेंज करता है कि नहीं मैं अतीक से लड़ूंगा, तो कोई पत्नी पैर पकड़ लेती है, और ठीक भी है, पत्नी पकड़ेगी। मगर मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा 2 महीना 3 महीना 4 महीना अतीक अहमद से लड़े, उसके बाद जाके तो पैसा ले करके मिल जाते हैं, या तो फिर कहते हैं कि हम भैया अतीक से लड़ नहीं पाएंगे। यही 2 3 चीज़ होता है, या तो हत्या हो जाती है, बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। मगर आप सोचिए कि मैंने अपनी लड़ाई 18 साल तक जारी रखी और क्या इन 18 सालों में क्या मेरे ऊपर षड्यंत्र नहीं हुए होंगे? और अतीक तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपकी जितनी औकात नहीं होगा, आपकी जितनी उम्र नहीं होगी, आपको गोली मारने से पहले आपको खरीद लेता, सर से लेके पाँव तक आपको पैसा देता है, ज़मीन देता है, जायदाद देता है कि आप ले लिए तो आप उसी में आप मगन रहेंगे। संघर्ष चलता रहेगा इसी तरह से। ये जो दूसरी शादी हुई थी, क्या ये शादी सक्सेस रही आपकी? नहीं, मुझे जैसे पता चला कि मेरे मायके वालों ने मिलकर के षड्यंत्र किया है, मेरे भावनाओं से खेलने का काम किया है, मैंने तुरंत तत्काल उसी प्रभाव से मैंने इस शादी का विखंडन कर दिया। क्योंकि एक चीज़ मुझे समझ आ गया था कि राजू पाल के मुकदमे को बेच दिया जाएगा, मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा और अतीक अहमद को यहाँ से सांसद बना दिया जाएगा और कोई एक लालची आदमी विधायक बन जाएगा। फिर मैंने ये सोचा कि मेरे ज़िंदगी में पहले राजू पाल का मुकदमा है, राजू पाल जी है, शहर पश्चिमी की जनता है, उसके बाद कुछ है। मैं जब अपनी ज़िंदगी पहले बर्बाद कर सकती हूँ भाई साहब, तो मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा भी बर्बाद कर सकती हूँ, मगर मैं किसी पापियों का मकसद नहीं कामयाब होने देना चाहती, और मैंने नहीं होने दिया। मैं भले ही अकेले हूँ, मेरे ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं, वो भी जानते होंगे। और मैंने कहा भी कि आपको दूसरी महिला मिल जाएगी, दूसरी लड़की मिल जाएगी, मगर मेरे राजू पाल को दूसरी पूजा पाल नहीं मिलेगी और कोई मुकदमा लड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने फिर अपने मिशन को कर दिया। मैंने एक बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। ये आपने कहा कि शादी जो है वो हुई थी, लेकिन इंटरकास्ट शादी आपकी कराई मायके वालों ने, ये आपको नहीं पता था कि इंटरकास्ट शादी जो है वो करवा रहे हैं, वर्मा के साथ शादी हो रही, पहले पाल समाज में शादी हुई? देखिए, ऐसा रहा है कि जो भाई साहब की सोच थी, भाई साहब की सोच ये थी कि तुम्हारे मतलब कि, क्योंकि जो शादी का प्रस्ताव आया था वो उधर से आया था। वो भी शायद ये देख कर के एक विधवा है, अकेली है और अभी कम उम्र की है, तो शादी हो सकती है, उधर से प्रस्ताव आया था। और हमने ये चीज़ भाई साहब से बताया कि ऐसा है। तो उसके बाद तो शुरू में तो कुछ नहीं, मगर बाद में उनको ये लगा कि आपके सहयोग, क्योंकि भाई तो इस तरह से कभी बात करेगा नहीं, क्योंकि और भी गलत बातें हैं मेरे मतलब परिवार में। मतलब कहें कि जो भी आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे समाज का कोई साथ दे चाहे ना दे, मतलब आप ये मान के चलिए कि मेरे घर में जिनकी हत्या हुई है अगले उसमें 23 में, वो ब्रिलियंट थे, माइंड के वो ब्रिलियंट थे। वो समझ लीजिए कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा दिमाग और सुपर माइंड आदमी उसी को माना जाता था। वो जिसको भी बैठा कर जो भी समझा देते थे, उनकी बात लोग मानते थे। और आप मान के चलिए कि हम भी लोग, जैसे कि बात हुई तो ये हुआ कि तुम्हारा कोई साथ दे बेटा ना दे, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा, मैं क्या कहते हैं अतीक अहमद को सज़ा दिलाऊंगा। तुम बहुत परेशान हो चुकी, तुम बहुत झेल चुकी, तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो रुला ही आता है। मतलब जैसे एक इमोशनल बात जो कि आज तक मेरे से कोई इस तरह का किया नहीं है। तो बात करते करते आप समझ लीजिए मैं खुद इतनी भावुक हो गई कि मैं मतलब हम दोनों गले में लगा करके, उमेश जी और मैं खुद गले लगा करके मैं रोने लगी कि मतलब चलो यार कोई तो है जो मेरा पीड़ा समझ रहा है। तो उस भावना वेश में आकर के हम लोग, क्योंकि भाई साहब थे,
तो इस वजह से बहुत वो नहीं हुआ तो लगा। मगर फिर जब मैंने सुना तो मैंने विरोध भी किया, और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस लेवल का विरोध करूंगी। और क्योंकि ऐसा रचना रच दिया गया था कि उनको मतलब लोगों को भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि, और उन्हें भी लग रहा था कि अब तो ये सुसाइड करेगी। मगर मैंने सोच लिया कि जिन लोगों ने मुझे इस तरह का फंसाया है वो गलत सोच रहे हैं। मैं मरती, मगर जब मैं सही होती, मैं गलती करती तो मैं ज़रूर मरती, मगर गलती मुझसे करवाई गई इसलिए मैं मरूंगी नहीं, उसका मैं पर्दाफाश करूंगी। और जब मैं मरे हुए आदमी की अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ तो मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। पूजा पाल जी ने शुरू से आखिर तक अपनी जीवन की जो कहानी है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से उनके पति राजू पाल की हत्या की गई, किस तरह से पाल समाज में आक्रोश व्यापित रहा, कैसे उन्होंने बसपा से सपा ज्वाइन की, तो ये सारी चीज़ों से आज उन्होंने पर्दा उठाया और बहुत ही बेबाकी के साथ, बहुत ही खुल के अपने निजी जीवन के बारे में भी बात की। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।